आज हम बात करेंगे कि डीएनए क्या है और डीएनए की जो सैम्पलिंग है वो कैसे की जाती है, इसका क्या मेथड है और बेसिकली डीएनए की क्या इम्पोर्टेंस है। जब कोई भी रेप का केस होता है तो वहाँ डीएनए की क्या इम्पोर्टेंस होती है और डीएनए को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और इसका क्या सैम्पलिंग का मेथड क्या है, इसका लाइफ स्पेन क्या है और कैसे और जब एक रेप का केस हो जाता है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उस रेप के केस में डीएनए को कैसे कलेक्ट किया जाता है और कैसे ये डिटेक्ट किया जाता है और कैसे प्रूफ किया जाता है कि ये डीएनए इस शख्स का है। बेसिकली इसका क्या लाइफ स्पेन है और कब तक सैंपल की ऑथेंटिसिटी ही रहती है और कब तक नहीं रहती है, एक्चुअल क्या डिटेल्स क्या हैं, सारी डिटेल्स आज के इस मेडिकल व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी की हुई है बायो के साथ, उनके लिए ये डीएनए का लफ्ज़ कोई इतना बड़ा नहीं है, ये एक आम लफ्ज़ है उनके लिए। बेसिकली डीएनए ये होता है डीऑक्सी राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब एक सेल होता है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है, सेल की जो लाइफ होती है वो डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। सेल जो होता है उसमें डीएनए इम्पोर्टेंस रखता है जो कि उसकी लाइफ को मेक श्योर करता है, ठीक है। अब सेल क्या है? सेल हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है कि जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि बिल्कुल माइक्रो चीज़ है, छोटी चीज़ है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, दैट कॉल सेल, ठीक है। अब कैसे डीएनए टेस्ट को कैसे लिया जाता है, इतने छोटे पार्टिकल्स को कैसे लिया जाता है? जब कोई रेप का केस हो जाता है तो बेसिकली जो स्पर्म है, स्पर्म जो तौलीदी मादा है जिसकी जो जब रेप होता है तो जो विक्टिम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो वो मादा रह जाता है, उस मादे को निकाल के तो उसमें से स्वैब लिया जाता है। स्वैब लेकर तो फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है जो कि लाहौर लैब है, ठीक है। तो वहाँ भेजा जाता है, तो वहाँ से फिर जब रिपोर्ट आती है कि डीएनए पॉजिटिव है या डीएनए नेगेटिव है। बेसिकली डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है और यही एक हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि रिजेंबलिंग कर रहा होता है फैमिली में। जैसा कि मेरे बेटे की जो रिजेंबलिंग अपने दादा के साथ हो सकती है, ये एक हेरिडिटी मटेरियल भी है। अब डीएनए अगर पॉजिटिव आ गया तो कैसे जो एक्यूज्ड पर्सन था उसको कैसे ट्रेस आउट किया जाएगा? लेट्स सपोज जो इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, वकालत के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बड़ा ये अच्छा हो जाएगा कि उनको भी एक उनके लिए बड़ी एक इंफॉर्मेशन बेस ये स्टोरी हो जाएगी कि अगर एक ऐसा केस वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी बड़ी एक ये इंफॉर्मेशन होगी कि एक डीएनए आ चुका विक्टिम के, जो टेस्ट करवाए तो वहाँ से डीएनए पॉजिटिव आया किसी भी शख्स का, और वो शख्स जो है ना वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर वो 6 महीने के बाद आता है तो फिर क्या वो वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी? तो मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ कि जी बिल्कुल वैलिडिटी रहेगी और उस एक्यूज्ड पर्सन को, उस क्रिमिनल पर्सन को सज़ा मिलेगी, क्योंकि डीएनए की जो रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट है, वो सेफ हो गई है। अब उस बंदे का डीएनए लेना होगा, वो चाहे 6 महीने बाद आता है चाहे साल बाद आता है। अब जब उसका डीएनए लेंगे, जब क्रॉस मैच करेंगे तो क्रॉस मैच हो जाएगा तो फिर उस जो वो पर्सन था उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब फर्दर मैं आगे चलता हूँ कि डीएनए की लाइफ कितनी है। बेसिकली जो डीएनए की लाइफ है वो है 7 डेज़, 10 डेज़ और 21 डेज़, ठीक है। यानी जो स्पर्म है उसकी जो लाइफ है कितने डेज़? 7 डेज़, 10 डेज़ और 21 डेज़। अब ये एक कलेक्टिवली बात बता रहा हूँ, बेसिकली डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट हैं इसके ऊपर, बट ये कलेक्टिवली आपको बात बताई जा रही है, ठीक है। डीएनए
की एक्यूरेसी के लिए 3 डिपार्टमेंट जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, तीनों डिपार्टमेंट लिंक्ड करते हैं। अगर 3 में से एक डिपार्टमेंट ने वो ना किया तो करेक्ट इंफॉर्मेशन ना दी तो डीएनए के जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड जो है ना वो 2 डिपार्टमेंट हैं, तीसरा जो है ना वो हेल्प करता है डीएनए के प्रोसेस में। मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं ताकि जितने भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं उनको थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। बार बार जो रेप के केसेस हो रहे हैं और जहाँ से मुलज़म जो है ना वो गिरफ़्तार नहीं हो रहे हैं या अदालत से वो बरी हो रहे हैं, वह यहाँ फ्लॉज और एरर हैं जिसकी वजह से जो है ना मुलज़म बार बार बरी हो रहे हैं। बेसिकली इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, एक मेडिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और एक प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट यानी कि जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है। अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस केस में। अगर तीनों में से एक डिपार्टमेंट जो है ना वो नेग्लिजेंसी दिखा देगा तो केस का सारा जो दारोमदार है वो, यानी कि केस जो सारा एक जो अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था तो वो फिर एक नेगेटिविटी की तरफ से फॉल कर जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ फॉल कर जाएगा। उसकी वजह ये है कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताने लगा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर नाअहली करेगा तो सैंपल ही नहीं कलेक्ट होगा, अगर सैंपल ही नहीं कलेक्ट होगा तो सैंपल जाएगा ही नहीं, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का तो पता ही नहीं चलेगा। जैसा कि करंट केस में हो रहा है, अब पूरी पीजीसी के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रेप हुआ है, ठीक है, रेप के बाद लड़की की डेथ भी हो चुकी है, बट पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि रेप नहीं हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर रेप के वो नहीं भेजेगा, एविडेंसेस नहीं भेजेगा, स्पर्म का जो टेस्ट है स्वैब नहीं भेजेगा तो फिर एविडेंस नहीं कलेक्ट होगा। एविडेंस कलेक्ट नहीं होगा तो बेसलेस बात हो जाएगी। विदाउट एविडेंस कोर्ट में बात करना एक बेसलेस बात है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका सारे का सारा फ़ायदा जो एक्यूज है उसको मिल रहा होता है और जो विक्टिम है वो बेचारा इसी तरह ख्वार हो रहा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने केस ही नहीं फॉरवर्ड किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है, सैंपल ही नहीं कलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसके बाद केस फेल हो गया। फिर इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन वाला जो, फिर है मेडिकल अगर इसमें एरर करेगा तो फिर भी रिपोर्ट सही नहीं आएगी और फिर भी एक्यूज्ड को फ़ायदा होगा इसमें। तीसरा डिपार्टमेंट रह गया है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। अब देखें कि जो प्रोसिक्यूशन है वो 2 डिपार्टमेंट की तरफ देख रही होती है कि पहला पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लाएगा, ठीक है, और सैंपल कलेक्शन में पुलिस हेल्प करेगी, जो विक्टिम थी उसकी हेल्प करेगी। अब वो तो हो नहीं रही है। और दूसरा मेडिकल बेबस है, मेडिकल के पास तो सैंपल ही नहीं गया, वो माइनस हो जाएगा बीच में से, यानी कि 2 डिपार्ट माइनस हो रहे हैं। तीसरा अब प्रोसिक्यूशन और जो लीगल असिस्टेंस है वो रह गई है। वो जस्ट एक टाइम पास करके एक अदालत में जो है ना एक लिंगर ऑन करेंगे टाइम को और कुछ अरसे के बाद जो है ना ट्रायल के बाद जो है ना वो मुलज़म फ्री हो जाएगा, क्योंकि कोई एविडेंसेस ही नहीं है। आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी कि मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है, कभी भी किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है ऐसा तो इन तीनों पहलू के ऊपर आपने कड़ी नज़र रखनी है, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट, सैंपल कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो उसके बाद नेक्स्ट अगर बार्किंग द डॉग्स जो है ना वो आपको सुन रहे होंगे तो शायद आप हंसे इस बात पर, बट ये है कि नाइट में मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है ताकि थोड़ा सा जो डिस्टॉर्शन है वो ना हो, ठीक है। अब तीसरा डिपार्टमेंट रह जाता है तो तीसरा कुछ भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तीनों डिपार्टमेंट एक्टिव हो। अब हम आते हैं कि इसकी सज़ा क्या है और इसका दफ़ा कौन सा लगेगा। अगर कोई एक्यूज्ड कोई बंदा ये क्राइम करेगा, ये बेसिकली एक क्रिमिनल एक्ट है और
इसकी अमेंडमेंट जो है ना, इसकी 2020 यानी 2020 में इसकी जो है ना अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, 20,000 में अमेंडमेंट हुई है। तो इसके आगे दो सेक्शन है, एक 376 है और एक 377 है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं। 376 का ये है कि 376 पनिशमेंट फॉर रेप, whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment for life without parole till death। तो ये है कि ऐसे एक्यूज्ड को, ऐसे मुजरम को, ऐसे कल्प्रेट को सज़ा मिल सकती है, या तो उसकी डेथ पेनल्टी होगी या फिर टिल डेथ बिहाइंड द बार रहेगा। ये 376 की, सेक्शन 376 की सज़ा है। अब 377 की जो सज़ा है वो अननेचुरल ऑफेंस है ये, ठीक है। whoever volunteer has carnal intercourse against the order of the nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life। पूरी ज़िंदगी के लिए इसको बिहाइंड द बार रखा जाएगा। और with imprisonment either description for a term which shall not be less than 2 years, more than 10 years। तो ये है कि जो रैपिस्ट हैं उनके लिए ये सज़ा है कि वो पूरी ज़िंदगी बिहाइंड द बार रहेगा या उसकी डेथ पेनल्टी है। और जो वॉलंटियरली जिसने अननेचुरल इंटरकोर्स किया होगा उसकी सज़ा जो है वो 2 to 10 years है या बिहाइंड द बार्स है, लाइफ टाइम बिहाइंड द बार है। तो ये है नाजरीन। और इस पाकिस्तान में जो मुजरम है, जो कल्प्रेट है, उसके बचने के लिए यही रास्ते हैं जिन रास्तों से वो बचता है। और ये नंबर ऑफ क्राइम जो है ना वो बढ़ रहा है। बेसिकली अगर इस क्राइम को रोकना है तो फिर इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन और फिर मेडिकल के इदारों को मजबूत आना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा आपको हर बुरी बला से बचाए।